गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार क्लास में क्वेश्चन रिटर्न करा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में लिखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने जो आइडिया अपनाया इससे मुझे लगा कि कम से कम 10 मिनट का वीडियो डाल दें तो स्टूडेंट बार बार सुने क्वेश्चन के आंसर को तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम सबके लिए भी अ, बहुत मायने रखता है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए पहले, वह भी देखिए इस समय में इधर से उधर से दूसरे की कॉपी लेते हैं। इसलिए आप ही लोग को ध्यान में रखकर और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपका कुछ रिवीजन शीट तैयार किया हूँ। तो 10 क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू का आपको दिया हुआ है और ये वेरी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आंसर का मैं डिस्कशन और ख़ास करके आपको याद कराने की कोशिश में कर रहा हूँ, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन का डेट शीट आ गया है और अब इसमें चेंजिंग संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग सीरियसली वीडियो को देखेंगे। मुझे इस वीडियो से कोई खास लाभ होने नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग के लिए बनाया गया है, क्लास 9 वालों को ध्यान में रखकर। तो काइंडली आप लोग इसका यूज करें। चलिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है और जितने भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ काइंडली उसे रट जाएं, क्योंकि मैं आने वाले जो ट्यूसडे है तो 9D 9E में मेरा क्लास रहता है, मैं उसमें टेस्ट लेने जा रहा हूँ। व्हाट वाज बास्टिल? तो बास्टिल क्या था? तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट जेल ऑफ फ्रांस। इट वाज ब्रोकन बाय एन एंग्री मॉब ऑन 14 जुलाई 1789। तो बास्टिल का किला एक बड़ा जेल के रूप में माना जाता था, यह मोनार्कियल सेंटर भी था और इसको 14 जुलाई 1789 को यानी 1789 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। When did the फ्रेंच रिवॉल्यूशन occur? कब से माना जाता है? तो 14 जुलाई 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से माना जाता है? 14 जुलाई 1789। When did the फ्रेंच रिवॉल्यूशन occur? कौन सा डेट होगा? 14 जुलाई 1789। यह एमसीक्यू में भी रहेगा और इधर भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी रहेगा। Why was बास्टिल हेटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? आखिर में बास्टिल का किला को ही क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? तो यह क्या था? डिपॉजिटिंग पावर ऑफ द किंग। ठीक है, इसलिए बास्टिल वाज हेटेड बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिपॉजिटिंग पावर ऑफ द किंग। यह राजा का मोनार्कियल सेंटर माना जाता था, इसलिए इसको जब तोड़ दिया गया तो यहीं से क्रांति की शुरुआत मान ली गई। व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? इट वाज सिस्टम अंडर विच लैंड वाज ग्रांटेड टू लैंडलॉर्ड्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री और लेबर। इसलिए राजा क्या करते थे कि कुछ जो आर्मी लोग होते थे उसको बड़ा बड़ा लैंड दे दिया जाता था, जहाँ वह किसानों से खेती भी कराता था, एक हिसाब से वह भी लेवी को कलेक्ट करता था और इसके बदले वह शासक को क्या देता था? तो मिलिट्री सपोर्ट करता था और लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। मेंशन एनी टू प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट स्टेट पीपल ऑफ फ्रांस। तो फर्स्ट स्टेट का जो पीपल है क्या क्या करता था? तो दे वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, इसलिए टैक्स भी नहीं देता था। द नोबल्स ऑल्सो इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे कि जो सामंत होता था उसकी के तरह यह भी कुछ जो प्रिविलेज था, लिबर्टी था, उसका एंजॉय भी करता था, टैक्स भी नहीं देता था। राजा के साथ रहना और जो पीजेंटी क्लास है उससे एक प्रकार का टैक्स वसूल लेना, ये सभी इंजॉय यह करता था, यानी एक तरह से यह भी राजा की तरह ही बिहेव करता था। व्हाट वाज टिथिस? तो जैसे हम लोग देखें कि नोबेल क्लास है या फिर लैंड लॉर्ड्स है, उसके पास हजारों एकड़ की ज़मीन है, तो इस समय चर्च के पास भी हजारों लाखों एकड़ की ज़मीन होती थी। वह भी एक तरह से राजा की तरह बिहेव करता था। उसके अंदर भी हजारों किसान होते थे, पीजेंटी क्लास होते थे, वह खेती करते थे। राजा को टैक्स रिटर्न जैसे वहाँ पर किया जाता था उसी तरह चर्च भी एक प्रकार का टैक्स वसूलता था, जिसे टिथिस कहते हैं। कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसलिए जो उपज होता था उसका 1/10 भाग यह वसूल लेता था। व्हाट वाज टेली? तो टेली क्या है? डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट वसूलता है थर्ड स्टेट से।
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो टैक्स देने से रहा, इसलिए थर्ड स्टेट से वह टैक्स वसूलेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक टू treatise of government? In this book, two treatise of government, Locke sought to refute the doctrine and abolish right of monarch। ठीक है, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, इसमें कहता है कि राजा के अधिकार को कम किया जाए, राजा के अधिकार को लॉक किया जाए और एक चुनी हुई गवर्नमेंट रहे और गवर्नमेंट ही शासन चलाए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज थीम ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। ये सभी एमसीक्यू में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है। Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislature and executive and judiciary। तो मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज, अब वहाँ पर ऊपर में रहेगा कि हु वाज द राइटर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज, कौन है, मॉन्टेस्क्यू है। और इसमें क्या है, मॉन्टेस्क्यू डिमांड क्या करता है, तो मॉन्टेस्क्यू डिमांड किया है कि कोई भी स्टेट है तो वहाँ पर पावर होना चाहिए किसके पास, पावर कंसंट्रेट होना चाहिए लेजिस्लेटिव के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशरी के पास। इसके बीच में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जैसे अभी इंडिया में है कि चेक एंड बैलेंस है, एग्जीक्यूटिव चाह कर भी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकता है, लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकता है और जुडिशरी भी नहीं कर सकता है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो जुडिशरी उसके अगेंस्ट में डिसीजन ले सकती है। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या क्या है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। हु वाज द रूलर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग पीरियड, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में फ्रांस का शासक कौन है, तो बॉर्बन फैमिली है और बॉर्बन फैमिली का ही लुई 16 है जो इस समय रूलर है। हु एबोलिश्ड स्लेवरी इन फ्रांस, ठीक है, तो स्लेवरी को किसने समाप्त किया था, जैकोबिन क्लब्स ने। What was the main object of the Constitution of France defeated by the National Assembly? The main object of the new Constitution was to limit the power of monarch। ठीक है, इसलिए न्यू जो असेंबली वहाँ पर बनी 1789 यानी 14 जुलाई 1789 के बाद जो वहाँ पर न्यू असेंबली बनी, उस असेंबली में क्या किया गया कि जो मोनार्क है, राजा जो था, उसके पावर को लिमिट कर दिया गया और मेन पावर किसके हाथ में आ जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास आ जाएगा। तो मेन थीम क्या था, मेन मोटो क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन मोटो था कि मोनार्क के पावर को रिड्यूस किया जाए, उसको लिमिट में लाया जाए। Who were the leaders of National Assembly of France which was formed in the Versailles? तो इसका मेन लीडर कौन था, एक मिराबो और दूसरा अबे सियास। ठीक है, तो माना जाता है कि मिराबो जो थे, मिराबो एक नोबेलिटी फैमिली के ही थे और अबे सियास जो थे यह कौन थे, तो यह कैलर्जी वर्ग से थे, यानी जो प्रेयर वर्ग थे उसके थे और दोनों ने मिलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बड़ी भूमिका निभाई थी, नेशनल असेंबली को फॉर्म करने में बड़ा काम किया था। और आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी क्रांति तभी सफल हो सकती है जब अपर मिडिल क्लास के लोग उसमें शिरकत करें। अगर वह भूमिका नहीं निभा रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कभी भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, हु रोट व्हाट इज द थर्ड स्टेट एन इन्फ्लुएंशियल पम्फलेट, कौन है, तो अबे सियास है, इसी ने इसको लिखा था क्योंकि यह मैंने पहले ही ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि यह कैलर्जी वर्ग से था। ठीक है, तो इसने एक पम्फलेट लिखवाया व्हाट इज द थर्ड स्टेट और इसके पावर को बताने का कोशिश किया। हु वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर्स,
तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर्स was one of the most important leaders of the Jacobins. He ruled over France from 1792 to 1793. He followed the policy of severe control and punishment. His region is known as the region of terror. ठीक है, तो मैक्सिमिलियन कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर था कि जैकोबिन क्लब के मेंबर थे और इसका जो शासनकाल माना जाता है यह 1792 टू 1793 और इस दौरान माना गया कि इसने वहाँ पर आतंक का राज कायम कर दिया। जो भी जैकोबिन क्लब के अगेंस्ट में जाता था उसको कड़ी सजा दी जाती थी, उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए इसके रीजन को माना जाता था रीजन ऑफ टेरर माना जाता था। ओके, नेम एनी टू वुमेन क्लब्स ऑफ फ्रांस। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरा क्या है? द रिपब्लिकन वुमेन। नेम एनी टू वुमेन क्लब्स ऑफ फ्रांस। कौन कौन सा है? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, द रिपब्लिकन वुमेन। ओके, मैं छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अधिक परेशानी ना हो और हंसते हंसते खेलते खेलते भी इसको आप लोग सुनेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार पर डे एक 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो आपको दे दूँ। ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप लोग नहीं रहेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 4-4 पेपर हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ऊपर लोड कम हो, दबाव कम हो और हंसते हंसते इसे आप लोग याद कर लेंगे। ओके, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको कल दे दूँगा और इस तरह से सारे चैप्टर को मैं पूरा कर लूँगा। मेरा जो सिलेबस है उसमें आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आगे अगर कोई क्लास में दिक्कत है, किसी दूसरे जैसे पोल साइंस में कुछ अगर दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा क्लास वहाँ लेकर आपको डील कर दूँगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।